Everyone, good afternoon and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई विश सब लोग अच्छे होंगे, राइट? सो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स पढ़ना है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है एंड आई होप आपको नोटिफिकेशन भी मिल चुका होगा। सो आपको यूनिट वाइज कवर करना है, क्योंकि आपका पहला जो पेपर होने वाला है वो आपके टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे यूनिट फर्स्ट देखना है, तो इसीलिए मैंने आपके पास एक बार फिर से सिलेबस आपको इस वीडियो लेक्चर्स में सीन करवाया है, ताकि आप एक बार सिलेबस देखें और समझें कि आखिर आपको पढ़ना क्या है प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स में। सो यहाँ पे प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का जनरल इंट्रोडक्शन देना है, हिस्ट्री, स्कोप एंड बैकग्राउंड्स बताना है, इन कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर डिफ्रेंशिएशन एंड टोटीपोटेंसी बताना है, यानी कि जो पूर्ण सशक्तता होती है। इसके बाद टेक्निक ऑफ यूनिट सेकंड में टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स की टेक्निक बताना है, मेरिस्टेम, एंथर, एम्ब्रियो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनको बताना है। यूनिट थर्ड पे आपको ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनेसिस बताना है। इसके बाद फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंड्रोजेनेसिस बताना है। मैकेनिज्म, टेक्निक्स एंड यूटिलिटी बताना है। इसके बाद यूनिट 4 पे आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, प्रोटोप्लास्ट का एसोल्यूशन बताना है, फ्यूज़न और उसकी कल्चर्स बताना है, हाइब्रिड सिलेक्शन एंड द रिजनरेशन बताना है, पॉसिबिलिटीज़, अचीवमेंट्स बताना है, लिमिटेशंस बताना है, फिर प्रोटोप्लास्ट रिसर्च बताना है। ओके। एंड यूनिट 5 में एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर, क्लोनल प्रोपगेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स और फिर सोम क्लोन्स एंड सम क्लोनल वेरिएशंस, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एंड द जर्म प्लास्ट स्टोरेज, ये आपको बताना है आपके प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स में। सो आपकी मोस्टली जो यूनिट्स 3 होती है ना, अगर आप इनको अच्छी तरह से कवर आउट करते हैं देन आपको ऑलमोस्ट ही यूनिट्स कवर हो जाती हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें आने लगती हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के बारे में कुछ देख लेते हैं, चलिए मेरे साथ। और वीडियोस लेक्चर्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, जिन भी गर्ल्स को नहीं मिला है, जो मेरे एमएससी बॉटनी की फ्रेंड्स हैं, सो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसलिए चलिए कम टू द पॉइंट एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस दिखाया, अब इसके बाद आप प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स की टेक्निक्स बताइए, इस पर कोई ऐसे लिखिए, निबंध बताइए, और या इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दीजिए। सो आपको अब अपने मेन पॉइंट पे आना है कि जो प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर बेसिकली होता क्या है। सो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स में बता दिया है, पर यहाँ भी बता देती हूँ कि जो लेबोरेटरीज़ में मेथड्स होती हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने की, टिश्यू को ग्रो करवाने की, आपको भी पता है कि जब सेल एक डिवाइड होती है तो सेल डिवाइडेशन के बाद एक क्या होता है, दूसरा सेल बनता है, दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे कई सेल का कलेक्शन होता है, वो टिश्यू होता है। कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू होता है। और टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ऐसे एक पूरी बॉडी का, एक होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। सो यहाँ पे जितनी भी लेबोरेटरी के अंदर अगर आर्टिफिशियल तरीके से आप प्लांट को ग्रो करवाते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से प्लांट तो कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, बट हो सकता है कि उनमें उतने न्यूट्रिएंट्स ना मिले, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो, या फिर वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट ना हो, कल्चरल मीडियम ना हो, वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपरली मिल रहे हैं वो ना मिले। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है बेसिकली लेबोरेटरीज मेथड्स जो होती हैं लेबोरेटरीज, उसका कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें अलग किए गए प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई प्लांट पार्ट का जो कि जनरेशन होने की कैपेसिटी रखता है, जनरेट हो सकता है। जनरेट इन द सेंस आप समझ रहे होंगे कि कोई भी प्लांट ऐसा ऑर्गन जहाँ पे सेल बनती हैं, सेल क्या होती हैं, सेल में डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है, और जब तक सेल डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन। सो सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
आप कह सकते हैं कि उनकी जो कोशिका होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो बॉडी लैंग्वेज मेरा जो लेक्चर्स है उस पर फोकस करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लांट का ऐसा पार्ट जैसे आपका एम्ब्रियो हो गया, भ्रूण हो गया, है ना, अत्यधिक संख्या में होते हैं। सो जो एक नियंत्रित, एक कंट्रोलिंग और अजर्मीकृत अवस्था होती है उसमें डेवलप किया गया था। इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे पादप उत्तक जो संवर्धन होता है उसमें जो बीजारोपण होता है, स्लीडन इन स्वान जिसने सेल का डिवाइडेशन का थ्योरी दिया था, उन्होंने पहला नियम ये दिया था। आपको पता ही होगा कि जो स्लीडन और स्वयं थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि जो पहला नियम था, फर्स्ट लॉ था स्लीडन और स्वान का, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने ये भी बताया था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम भी दिया, यानी कि कोशिका क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनका जो फंक्शनल होता है उसमें अब वो फ्री होते हैं, यानी कि पूर्ण सशक्त जो होती है विकासशील इकाई होती हैं। ठीक है, लेकिन जो गॉटलिएब हेबरलैंड थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रेंच सॉरी, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा मेरा फ़ोन हैंग होता है, सो उस वजह से कभी कभी, तो चलिए उसके लिए उसको निगलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे गॉटलिएब हेबरलैंड, उन्हें 1902 में प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का एज अ फैक्ट, एज अ वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, देन आपको रिप्लाई करना है कि गॉटलिएब हेबरलैंड ने 1902 में कब दिया था, 1902 में प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक मतलब प्रायोगिक रूप से प्रमाणित भी किया लेबोरेटरी के माध्यम से कि और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे कि पौधों की जो सेल्स होती हैं पूर्ण सशक्त होती हैं, यानी कि एक कोशिका में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड होकर एक नई सेल को फॉर्मेट कर सकती है, नई सेल का निर्माण कर सकती है, नई सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को कंटिन्यू आगे लेके आया, और काफ़ी टाइम से इनका जो जैसे कार्लसन हो गए और उनके सहयोगी हो गए, तो तंबाकू की जो 2 वैरायटीज़ है उनको भी उनके डेवलप्स को बताया कि कैसे क्या हुआ। सो इस पॉइंट को अब अपन छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको इतना जितना मैंने बताया आपको ध्यान से लेक्चर्स सुनना है, साथ ही आप रिपीट कर सकते हैं लेक्चर्स को, दूसरी बात नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एम आप प्लांट टिश्यू कल्चर्स बताना है कि प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स जो होता है बेसिकली इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। सो फर्स्ट पर्पज़ इज दैट कि यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी लैंगिक जनन की कोशिकाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को फसल विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक नहीं रहने देता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी अवस्था में पौधे के विकास को ये सुनिश्चित करता है, जो आपकी नेचुरली तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं। तो बेसिकली उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो ऐसी ही होती है, या फिर सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल होती है। सो सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे कि जो संकर किस्में होती हैं उनका निर्माण करना, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गए, उससे मतलब जो फ्यूज़न करके नए लक्षण वाले एक ऐसे प्लांट आप ग्रो करवा सकते हैं इस थ्योरी के थ्रू, इस प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स के थ्रू, जिनमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा उनका डेवलप होता है, नए नए फीचर्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट आप ग्रो करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं रोगी पौधों से रोग मुक्त पौधों का विकास करना, यानी कि ऐसे भी पौधे जिनसे रोग मुक्त पौधे जिनमें कोई डिजीज़ ही नहीं होता है, मतलब आपको खाने पे या उनका यूज़ करने पे, चाहे एज अ मेडिसिन के रूप में आप उनको फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या फिर एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कोई भी बेसिकली प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे आप वेजिटेबल की बात करें या फिर प्लांट्स की फ्रूट्स की बात करें या फिर आप खाने की बात करें, तो यूज़ तो करते हैं बेसिकली। सो वहाँ पे आप ऐसे प्लांट को पाते हैं जहाँ पे पौधे में कोई भी रोग नहीं होता, कोई डिजीज़ नहीं होता है। 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। प्रजनन चक्र को पूर्ण होने में लगने वाले समय को कम करना, क्योंकि एक रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है
बहुत ही लंबा होता है। सो वहाँ पे अगर आप लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं तो एक कम टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। अंकुरित पौधों का निश्चित संवर्धन, ठीक है, यानी कि जो अंकुरित पौधे होते हैं उनका कल्चरल किया जाता है जो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे कायिक संकरण और उसके उत्पादक जो कोशिकाओं से नए पौधे का निर्माण करना, जो आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है या वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके प्रोडक्शन से कोशिकाओं के नए पौधों का निर्माण होता है। स्ट्रेस प्रतिरोधी पौधों का विकास भी करते हैं। स्ट्रेस प्रतिरोधी आप समझ रहे हैं कि जो स्ट्रेस के विपरीत हो, मतलब कि में कोई भी स्ट्रेस ना हो, लाइक हवा ज़्यादा पानी, इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट ना हो, चाहे कोई भी आपदाएं आए इनका इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो आप कल्चरल एक कमरे के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, आप ग्रो करवाते हैं। सो ऐसा होता है। ट्रांसजेनिक पौधों का कल्चरल करना, ठीक है। फिर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों को कम समय में अत्यधिक संख्या में निर्मित करना, एक बहुत ही कम टाइम पीरियड पे, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाना जो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल के फील्ड पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गोंद वाले, रेजिन वाले प्लांट हो गए, ठीक है, ऐसे प्लांट आप ग्रो करवा सकते हैं जो कि इंडस्ट्रियल के फील्ड पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको भी पता है कि प्लांट हर एक छोटी चीज़ से, आपके फूड प्रोडक्शन से लेके बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्शन से लेके मेडिसिन के भी फील्ड पे, इवन आप किसी भी फील्ड पे देखते हैं वहाँ पे प्लांट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो प्लांट को यहाँ पे 10वें पॉइंट पे पढ़ेंगे कि ऊतक संवर्धन द्वारा वृद्धि की विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी क्रिया विधि जो होती है उसका स्टडी करते हैं। सो आपको इतने पॉइंट आई होप अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। मैंने 10 पॉइंट आपको समझा दिया। सबसे पहले मैंने क्या समझाया, चलिए बताइए। तो प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स की जो प्रोसीड होती है उसको समझाया, सेल डिवाइडेशन की प्रोसेस को समझाया। अब आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर लेक्चर आपको समझ में आता है देन आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर दें उन फ्रेंड्स को जिनको इन लेक्चर्स की नीड है, स्पेशली एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे। सो यहाँ पे पादप ऊतक संवर्धन जो होता है उसकी नीड क्यों होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले लैबोरेटरी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि नेचुरल तरीके से तो प्लांट, मैंने आपको बताया कि कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। हाँ, ये होता है डिफरेंस, इतना होता है कि आप नेचुरल तरीके से प्लांट सीज़न बाय सीज़न ही ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि विदाउट सीज़न आप किसी भी प्लांट को नहीं ला सकते हैं। बट लैबोरेटरी के अंदर ऐसा नहीं है, किसी भी सीज़न पे आप किसी भी प्लांट को, तभी तो आप देखते हैं कि मार्केट में जितनी भी वेजिटेबल्स चल रही होती हैं और भी चल रही होती हैं, तो कभी कभी बिना सीज़न के भी वो मिल रही होती हैं। अगर आपको नीड है देन क्यों? क्योंकि बिकॉज वो वहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाई जाती है। कल्चरल मीडियम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पे प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लेबोरेटरी के बारे में जानेंगे कि जो कि बहुत ही फर्स्ट बेसिक रिक्वायर्ड होती है अगर आपको प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स करवाना है। सो लेबोरेटरी क्या होता है? ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म संवर्धन क्या होता है? टिश्यू कल्चरल या आपका जो माइक्रो प्रोपगेशन होता है, उसमें 3 मतलब स्वच्छ कमरे की आवश्यकता होती है जहाँ से कोई आउटर इन्फेक्शन ना हो। एक ऐसा रूम होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर जहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर आपको पता है कि सफिशिएंट जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा कि लैमिनार एयर फ्लो हो गया, डीप स्टेरिलाइजेशन हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के, सो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पे वो होने ही चाहिए बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। एंड दूसरी बात, अपैरेट्स यानी उपकरण, यानी कि जो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से चाहिए होते हैं कल्चरल करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ। सो यहाँ पे जो पादप ऊतक संरूपण होता है या संवर्धन होता है, उसके लिए एक चिमटी, थोड़ी सी फॉर्सिप जिसको बोलते हैं कांटा, चिमटी, फॉर्सेप, चाकू और नीडल की आवश्यकता होती है। फ्लास्क होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, परख नली, पेट्रीडिस होना चाहिए, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, और जो परावैंगनी प्रकाश होती है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लाइट की ही प्रेजेंट में कोई भी प्लांट ग्रो कर पाता है और अपना फूड का प्रोडक्शन कर पाता है। फिर लैमिनार एयर फ्लो
भी ज़रूरी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, वहाँ पे पीएच मीटर होता है, उसको भी मेज़र करते हैं कि कितने पीएच मीटर कैसे क्या होगा, कितने मीडियम पे प्लांट को ग्रो करवाना है। सो उस बेस पे इतने ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी नीड होती है, ये नीडी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है, जो लेबोरेटरी के अंदर होने ही चाहिए। सो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको नोट डाउन करना है, न्यूट्रिएंट मीडियम। अगर आपसे एक 1 लाइनर क्वेश्चन में भी पूछता है कि आपको लेबोरेटरी के अंदर प्लांट कैसे ग्रो करवानी है, तो एक पोषक माध्यम पर ग्रो करवाना, आपको वहाँ पे बताना है न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए। यानी कि जो कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, उसमें जो भी सबस्टेंस होते हैं उनके माध्यम को कहते हैं। यानी कि कोशिका या ऊतक का जो अंग संवर्धन होता है, इन्हीं एक सिक्वेंशियल क्रम में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको दिया जाता है एक लिक्विड फॉर्म पे। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रो कर पाए अच्छी तरह, उनका डेवलप हो पाए अच्छी तरह, ठीक है। अजर्मीकरण क्या होता है, थर्ड यानी 4 पॉइंट पे आ चुके हैं, जिसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। पादप अंग या अजर्मीकरण या बंधीकरण हेतु सर्वप्रथम जो टिपॉल होता है, टिपॉल एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, मैटर होता है, डिटर्जेंट द्वारा धोया जाता है। उसके पश्चात क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड की 2% क्वांटिटी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 10 से 12%, ब्रोमीन जल होता है 1 से 2, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.01%, एथेनॉल होता है 7 to 95%, सिल्वर नाइट्रेट होता है 4%, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी 9 से 10% होता है, ठीक है। सो ऐसे मीडियम, कल्चरल मीडियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्टरलाइजेशन के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, इतने सारे जो आपके द्रव हैं, फ्लूइड हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। अब लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइट कैसे इम्पोर्टेंट है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। जो कल्चरल हो रहे प्लांट होते हैं, उनके जो अंग होते हैं उनको 2 से मतलब 2000 to 3000 लक्स तीव्रता की प्रकाश इंटेंसिटी की नीड होती है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ जाती है तो उस समय क्या होता है कि 3000 to 5000 लक्स तीव्रता प्रकाश सुलभ करवाया जाता है। और इस प्रक्रिया में ट्यूब लाइट का यूज़ किया जाता है, किसका, ट्यूब लाइट का। इसके अलावा भी आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, एरेशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपने पढ़ा, सबसे पहले लेबोरेटरी, इसमें कोई भी बाहरी आउटर इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात इंस्ट्रूमेंट, आपने क्या क्या पढ़ा, फोर्सेप वगैरह पढ़ा, चिमटी, नीडल, चाकू, ये सब कुछ पढ़ा, और जिसमें टेस्ट ट्यूब भी पढ़ा। उसके बाद आपको लाइट की भी नीड होती है, स्टरलाइजेशन की नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम होता है, टेम्परेचर होता है, एरेशन होता है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कोई प्लांट कम टेम्परेचर पे भी ग्रो करता है, कोई अधिक टेम्परेचर पे भी, सो उस मीडियम पे वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वातायन जो होता है, एरेशन, प्रयोगशाला में ऊतक संवर्धन के जो सीक्वेंस में ऊतकों को उपयुक्त वायु प्रवाह होती है, यानी कि वायु उपलब्धता में हेतु किया गया प्रबंधन वातायन कहलाता है, ठीक है। संवर्धन ट्यूब या संवर्धन फ्लास्क में ऊतक संवर्धन में क्षणित वायु उपलब्ध कराता है, कार्टन प्लग या क्षणित वायु, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स पढ़ेंगे, मेथड और स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स। स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये जैसे आपका सिंगल सेल कल्चरल होता है, सिंगल सेल एकल कोशिका संवर्धन, एक कोशिका से भी नई कोशिका का फॉर्मेशन होता है, नई कोशिका से नए कोशिका ऑर्गन्स बनते हैं। इसके बाद जो कैलस होता है, कैलस का कल्चर किया जाता है, फिर कायिक संकरण किया जाता है। इसके बाद जो ऑर्गन कल्चर्स है उसको भी किया जा सकता है, जैसे इसका रूट कल्चर हो गया, आपका मूल संवर्धन, लीफ कल्चरल हो गया, आपका फ्लावर हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ओवरी ओव्यूल हो गया, ठीक है, एंथर हो गया, प्ररोह हो गया। ये सारे मतलब प्लांट के ऐसे पार्ट्स लिए जाते हैं जिनको कल्चरल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी प्रोसीड होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मातृ पौधा होता है, यानी कि मदर प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं, एलीट जो पौधा होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसका सिलेक्शन होता है। इसके बाद ऊतक का जो उपयोग होता है एक्स प्लांट या संरोप के रूप में किया जाता है, जो टिश्यू होता है, ठीक है। उपयुक्त पोषण माध्यम जैसे वाइट माध्यम हो गया, स्कूब मीडियम हो गया, मुरासिको स्कूब मीडियम हो गया, ठीक है। इसमें उसका अर्ध ठोस और तरल माध्यम प्रिपेयर कर लिया जाता है। इसके बाद सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कॉटन प्लग सहित करीब 20 to 30 मिनट तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री पॉइंट दाब पर ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन जो मैंने बताया उस पर क्या कर लेते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो पीएच होता है 5.6 to 5.8 होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्लांट को ग्रो करवाने के लिए 5.6 to 5.8 होता है।
पीएच। इसके बाद समरोपण प्रकोष्ठ में पराबैंगनी किरणों से उपचारित या बंधीकृत कर लेते हैं। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रीफ और बहुत ही लेंथी लेक्चर अपलोड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर, स्टोरेज भी नहीं है। सो अगर लेक्चर्स आपको समझ में आता है देन दूसरे लेक्चर्स के लिए आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे ही बने रहें और आपको सपोर्ट बना रहे फ्रेंड्स, और हम लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से जाए, मेरी यही विश है। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरा वीडियोस वॉच करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।